इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कमाल की और गहरी कविता में डुबकी लगाने वाले हैं, सीमस हीनी की डिगिंग। देखिए, ये कविता सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है, परिवार की, हमारी विरासत की और अपनी असली पहचान को ढूंढने की। तो चलिए, तैयार हो जाइए मेरे साथ इस कविता की एक-एक परत को खोलने के लिए। अच्छा, किसी भी कविता को ठीक से समझने के लिए ना सबसे पहले उस इंसान को जानना जरूरी है जिसने उसे लिखा है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कविता के रचयिता सेमस हीनी से। ये कोई मामूली कवि नहीं थे, ये एक महान आयरिश कवि थे जिन्हें साहित्य के सबसे बड़े सम्मान नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो हीनी थे कौन? वो सिर्फ एक कवि ही नहीं बल्कि एक प्लेराइट यानी नाटककार भी थे। और हाँ, 1995 में उन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला, जो बहुत बड़ी बात है। उनकी ज्यादातर कविताएं आयरलैंड के गांव, वहां के ग्रामीण जीवन और वहां की पहचान के आसपास ही घूमती थीं। और उनकी सबसे बड़ी खासियत, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जमीन से जुड़ी एकदम सच्ची तस्वीरें अपने शब्दों से बना देना। और ये बात दोस्तों कि वो एक ग्रामीण इलाके से आते थे, इस कविता डिगिंग की आत्मा को समझने के लिए बेहद बेहद जरूरी है। तो ठीक है, अब हीनी को थोड़ा जान लिया, चलिए अब सीधा कविता के अंदर चलते हैं। पहला स्टैंजा हमें बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। सीन ये है कि कवि अकेला बैठा है और उसका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर है, उसके हाथ में जो पेन है उस पर। तो शुरुआत होती है इन लाइन से, बिटवीन माई फिंगर एंड माई थम द स्क्वाट पेन रेस्ट स्नग एज अ गन। यहाँ स्क्वाट का मतलब है कोई छोटी और मोटी चीज, और रेस्ट मतलब वो आराम से टिका हुआ है। लेकिन असली पंच तो अगली लाइन में है, स्नग एज अ गन। जरा सोचकर देखे, एक पेन जो हाथ में इतना आराम से इतना फिट बैठा है जैसे कोई बंदूक। ये एक बहुत ही पावरफुल और चौंकाने वाली तुलना है ना? हाँ, मानता हूँ, पेन और गन पहली नज़र में बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें लगती हैं। एक चीज़ें बनाता है, दूसरा मिटाता है। लेकिन हेनी यहाँ हमें कुछ गहरा बताना चाह रहे हैं। उनके लिए उनका पेन सिर्फ लिखने का एक औजार नहीं है, नहीं, वो एक हथियार है, शक्ति का, सटीकता का एक टूल। जैसे एक बंदूक में ताकत होती है, वैसे ही एक कलम में भी सच को बाहर लाने और दुनिया पर असर डालने की जबरदस्त ताकत होती है। और बस जैसे ही कवि अपने पेन की ताकत के बारे में सोच रहा होता है, अचानक से कुछ होता है। कविता का पूरा माहौल बदल जाता है। खिड़की के बाहर से एक आवाज़ आती है, और ये आवाज़ उसे प्रेजेंट मोमेंट से खींचकर सीधा उसके बचपन की एक बहुत मजबूत याद में ले जाती है, उसके पिता की याद में। और वो आवाज़ क्या थी? वो थी अ क्लीन रैस्पिंग साउंड। आप इमेजिन कीजिए वो तीखी खुरचने वाली आवाज़ जब लोहे का फावड़ा पथरीली ज़मीन से टकराता है, बस वही आवाज़। ये आवाज़ एक ट्रिगर की तरह काम करती है और कवि की आंखों के सामने उसके पिता आ जाते हैं, जो बाहर ज़मीन खोद रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं। और देखिए, कवि अपने पिता के काम को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है। ये सिर्फ मेहनत नहीं, ये एक आर्ट है, एक कला है। रूटेड आउट मतलब जड़ से उखाड़ना, ब्राइट एज मतलब फावड़े की वो चमचमाती धार। आप इन शब्दों में कवि की आंखों से अपने पिता के लिए जो रिस्पेक्ट है, जो एडमिरेशन है, वो साफ महसूस कर सकते हैं। तो बात साफ है, ये सिर्फ आलू उखाड़ने का काम नहीं है, ये एक स्किल है, एक लेगेसी है, एक ऐसी विरासत जो उनके खून में है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और कवि को अपने पिता के इस हुनर पर बहुत गर्व है। और कवि की यादों की ये टाइम मशीन यहीं नहीं रुकती। अब हम और पीछे जा रहे हैं, उसके पिता से भी पहले, उसके दादाजी के पास। इससे हमें पता चलता है कि ये जमीन से जुड़ा काम उनकी रगों में दौड़ता है, उनकी जड़ों में है। यहाँ दो नए शब्द हैं, टर्फ और बॉग। इन्हें समझना जरूरी है। बॉग मतलब दलदली जमीन, जो आयरलैंड में बहुत होती है, और टर्फ वहां से निकाली गई मिट्टी जैसी चीज है जिसे सुखाकर जलाने के काम में लाते हैं, फ्यूल की तरह। और कवि कहते हैं कि उनके दादाजी इस काम के लेजेंड थे, उनके जैसा कोई नहीं था। इन शब्दों पे ध्यान दीजिए, हीविंग, गोइंग डाउन इन डाउन। हीविंग मतलब जोर से उठाना। इन शब्दों से आपको उनके दादाजी की ताकत और उनकी डेडिकेशन का अंदाजा होगा। मतलब वो थकते नहीं थे, बस बेहतरीन टर्फ की खोज में नीचे और नीचे खोदते जाते थे। ओके, तो अब तक हमने देखा कवि के पिता, कवि के दादाजी, दोनों अपने काम में माहिर। लेकिन अब कविता एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है, द टर्निंग पॉइंट। अब कवि खुद से सवाल करता है, इन सब के बीच, इन महान मेहनती लोगों की लाइन में मैं कहाँ फिट होता हूँ? और देखिए ये यादें कितनी रियल हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, इनमें स्मेल है, इनमें साउंड है, इनमें टच है। वो आलू की मिट्टी की ठंडी महक, गीली मिट्टी की स्क्वेल्च और स्लैप की आवाज़, ये सब
उसके दिमाग में एकदम जिंदा हो जाता है। इसी को कहते हैं सेंसरी लैंग्वेज, यानी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो आपके पांचों सेंसेस को, स्मेल, साउंड, टच, इन सब को जगा दें। और हीनी इस चीज के मास्टर हैं। इसी वजह से हम उनकी यादों को इतना गहरा महसूस कर पाते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल लिटरेरी टेक्निक है। तो सब कुछ उसके दिमाग में ताज़ा है, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या वो इस लेगेसी को, इस विरासत को आगे बढ़ा पाएगा? क्या वो भी फावड़ा उठाएगा? और फिर आता है इस कविता का दिल। इसकी सबसे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, बट आई हैव नो स्पेड टू फॉलो मैन लाइक दैम। ये वो पल है जब कवि फाइनली एक्सेप्ट करता है कि मेरा रास्ता अलग है, मेरे हाथ में फावड़ा नहीं है, मेरा टूल कुछ और है। तो इसका मतलब क्या वो अपने परिवार की विरासत को ठुकरा देगा, छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो एक नया तरीका खोजेगा अपनी लेगेसी को, अपनी परंपरा को सम्मान देने का, अपनी कला के जरिए। और देखिए, कविता आकर वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। द पोएम कम्स फुल सर्कल। बिटवीन माई फिंगर एंड माई थम द स्क्वाट पेन रेस्ट्स। लेकिन इस बार इन्हीं लाइंस का मतलब पूरी तरह बदल गया है। अब वो पेन सिर्फ एक पेन नहीं है, वो उसका फावड़ा है। और वो ऐलान करता है, I'll dig with it। मैं इससे खोदूंगा अपनी यादों को, अपनी हिस्ट्री को, अपनी पहचान को। और यही इस कविता के टाइटल डिगिंग की खूबसूरती है। इसके दो मतलब है, एक लिटरल मतलब यानी फावड़े से जमीन खोदना, और दूसरा मेटाफोरिकल मतलब यानी किसी चीज की गहराई में उतरना, उसे एक्सप्लोर करना, रिसर्च करना। और हीनी ने इन दोनों मीनिंग्स को ब्रिलियंट तरीके से जोड़ा है। तो इस पूरी कविता से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले कि परिवार और परंपरा बहुत जरूरी हैं। दूसरा कि फिजिकल लेबर और इंटेलेक्चुअल लेबर यानी हाथ का काम और दिमाग का काम दोनों ही सम्मान के लायक हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि आप अपनी विरासत को एक अलग रास्ता चुनकर भी अपने तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। लिखना भी एक तरह की खुदाई है। तो ये थी सेमस हेनी की डिगिंग। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। हमारे साथ इस कविता की गहराइयों में उतरने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो ऐसे ही और कविताओं और कहानियों को समझने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।